हेलो नमस्ते, वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। हिंदी उपन्यास बागी बलिया के एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए सुनते हैं एपिसोड 14। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अगली सुबह ही नामांकन का पर्चा भरना था। बसंत राजभर रफीक का प्रस्तावक था। कुछ कारण थे कि संजय रफीक के नाम का प्रस्तावक नहीं था। हाँ, मगर वही सारी तैयारियां देख रहा था। देर शाम तक दोनों साथ ही थे। फिर उसके बाद रफीक घर लौट आया था। नामांकन के लिए ज़रूरी कागजात पहले से तैयार करके रखने की गरज संजय ने रफीक को फ़ोन किया। फ़ोन पहुंच से बाहर बताकर बंद हो गया। एक दफ़ा और कोशिश करने के बाद संजय ने फ़ोन लगाना छोड़ दिया। कल के व्यस्त दिन के लिए आज रात संजय का सोना भी ज़रूरी था, सो वह सो गया। सोना संजय के लिए ज़रूरी था। उज़्मा के लिए तो इस रात रफ़ीक से बातें करनी ज़रूरी थी। वह रात जब उसे रफ़ीक को कल के विषय में ढेर बातें करनी और नसीहतें देनी थीं। बताना था कि अनुपम राय के लड़कों से ही नहीं भिड़ना है। बताना था कि दिमाग शांत रखना है, कि अपने समर्थकों को भी हुल्लड़बाजी से परहेज बरतने को कहना है। और सबसे ज़रूरी ये बताना था कि बहुत सावधानी से नामांकन का पर्चा दाखिल करना है। उसने देखा कि काफ़ी दिनों के बाद उसे ऐसे वक्त मिला है जब अम्मी टीवी सीरियल देखने में व्यस्त हैं और इसरार भी घर पर नहीं। प्रेमियों को वक्त कोहिनूर से कीमती है। प्रेमियों को वक्त जन्नत का बदल है। इस कीमती वक्त में रफ़ीक से बात करने से पहले ही वे बिस्तरे पर बेबात मुस्कुरा रही थी। वह इस सोच के साथ ही मुस्कुराई कि रफ़ीक चुनाव जीत चुका है और दोस्तों के कंधे पर सवार है। वह इस सोच से भी मुस्कुराई कि रफ़ीक की रैली जीत के बाद उसकी गली से निकल रही है और उसने शोर का फ़ायदा उठाते हुए 2 लंबी सीटियां मारी हैं। सीटियों का ख्याल आते ही वह खुद से ही शर्मा गई और अपना चेहरा तकिए में घुसा लिया। थोड़ी देर अकारण हंसने रहने के बाद उसने फ़ोन देखा, मगर फ़ोन देखते ही वह सिहर गई। उसके सारे शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई। उसने देखा कि बिना सेव किए हुए एक नंबर से मैसेज है। मैसेज छोटा सा ही था, जिसमें लिखा है ओके। ये नंबर रफ़ीक का ही है और उसे ज़ुबानी इसलिए भी याद है क्योंकि वह ये नंबर सेव नहीं कर सकती। उसे सिहरन और डर इस बात का लगा कि अगर किसी ने उससे पहले ये फ़ोन देख लिया होता तो क्या होता। कुछ देर बाद जब उसने अपनी सांसों को संभाला और मैसेज देखा और फिर वो परेशान हो गई। मैसेज में लिखा था ओके। क्या ओके? उसने तो कुछ नहीं कहा, फिर रफ़ीक ने ओके क्यों लिखा? अव्वल तो रफ़ीक को मैसेज करने की ही मनाही थी, फिर वो मैसेज क्यों करेगा? दूसरी, अगर उसने मैसेज किया भी तो इसका क्या मतलब निकला? ये तो तब कहते हैं जब सामने वाले ने कुछ कहा हो। मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। उज़्मा ने सोचा और फिर एक बार खुद को जांचने के लिए उसने अपने मोबाइल से भेजे गए मैसेज की सूची देखनी चाहिए। ये देखकर वह और भी अवाक हो गई। उसके मोबाइल के मैसेज बॉक्स में एक भी भेजे गए मैसेज नहीं थे। कारण ये था कि भेजने वाले ने रफ़ीक को उज़्मा के मोबाइल से मैसेज भेजकर जल्दबाजी में सिर्फ वही मैसेज डिलीट करने के बजाय सारे ही मैसेज डिलीट कर दिए थे। इसरार, वह भी तो शाम से गायब है। कहीं उसने तो फिर से। उज़्मा अनजाने में भय से ग्रसित हो गई।
उसे रफ़ीक की चिंता हो आई। इसी वहशत में उसने लगातार उसे 5-7 फ़ोन लगा दिए, मगर नतीजा वही, नंबर पहुंच के बाहर। उसे अब हुक होने लगा, समस्या ऐसी जिसे वह किसी को बता भी नहीं सकती। अब्बू अम्मी से कहे भी तो क्या कहे। अभी तक तो दोनों इस बात पर राज़ी हैं कि उनके जी में कुछ नहीं है। अब ये कहकर वह उनकी और अपनी नज़रों में ही गिरेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वह इसरार के बारे में बात कर सकती है। सो उसने कर लिया। अम्मी का जवाब मिला कि इतने दिन बाद तो दोस्तों के साथ निकला है, थोड़ी देर में आ जाएगा। उज़्मा कलप कर रह गई। रफ़ीक के लिए ही नहीं, अपने भाई के लिए भी। जितना वे रफ़ीक को जानती है, उससे ज़्यादा तो तय है कि यदि अब की दफ़ा इसरार ने गलती की तो रफ़ीक आगा पीछा नहीं देखेंगे। सोचते ही उसके शरीर का ताप बढ़ गया। एक एक पाँव एक एक मन के लगने लगे। वह कटे पेड़ सी अपने बिस्तर पर गिर गई। उसके जहन को कुछ नहीं सूझ रहा था, सिवाय इसके कि वह संजय को फ़ोन लगाकर उसे अपने डर की जानकारी दे। मगर फिर शर्मो लिहाज आगे आ रहा था। उसने इस तरह की सीधी बात संजय से कभी की ही नहीं थी। आखिरकार सारे असमंजस को ताक पर रखकर उज़्मा ने संजय को फ़ोन लगाया। फ़ोन की लंबी लंबी घंटी गई, मगर संजय ने फ़ोन नहीं उठाया। वह भी संभवत फ़ोन साइलेंट पर लगाकर सो गया था। 2-3 बार फ़ोन लगाकर उज़्मा थक गई और फिर फ़ोन गुस्से में बिस्तर पर फेंक दिया। फिर उसे अपनी मजबूरी याद आई कि उसे ये नंबर डिलीट भी करते होते हैं, तो झट से फ़ोन उठाकर फ़ोन नंबर डिलीट कर दिए। इसी उधेड़ बुन में घड़ी ने 11 बजा दिए। वह घड़ी की ओर देखकर रुआंसी हुई ही थी कि नीचे लोहे के गेट के खुलने की आवाज़ आई। देखा तो पाया कि इसरार अपनी स्कूटी से आ गया है। वो फौरन ही दरवाजे पर पहुंची और दरवाज़ा खोलने के साथ ही अब्बू अम्मी से पहले इसरार पर बरस पड़ी। कहाँ गया था? दोस्तों के साथ था, इसरार ने साफ झूठ कहा। बोलेगा झूठ? कौन से दोस्त हैं तेरे? मैं नहीं जानती क्या तेरे दोस्तों को? तो कैसर को पूछ लो, उसी के साथ नाइट मैच खेलने गया था, 15 ओवर का, वहीं देर हो गई। इसरार ने ऐसा सफ़ेद झूठ कहा कि जिसमें उज़्मा को क्रोध की लालिमा छा गई। उसके पास अब सवाल करने को कुछ नहीं था, सो वह फिर अपने कमरे में चली आई। इसरार के व्यवहार से उसे अब रफ़ीक की ज़्यादा चिंता लग गई थी, मगर इस वक्त सिर्फ चिंता करने के अलावा जो एक काम किया जा सकता था वो था सुबह होने का इंतज़ार, नामांकन के दिन का इंतज़ार। उज़्मा ने पूरी रात आंखों में ही काट दी। प्रेम का अतिरेक वह आत्मविश्वास प्रदान करता है जिसे सामाजिक भाषा में धृष्टता भी कहते हैं। दिल को दिल की ही राह होती है, और इस राह चलते वह रास्ते की मुश्किलों को नज़रअंदाज ना करे तो चलना दूभर हो जाए। प्रेम मार्ग पर चलने की इसी जीजी विशा को समाज धृष्टता कहे तो कह सकता है। प्रेमी इस लगन को कोई नाम नहीं देते, बस चलते जाते हैं। फिर वह रास्ता समाज के विरुद्ध निकले, घर के विरुद्ध निकले या अपनों के विरुद्ध निकले। उज़्मा इन सब सोचों में नहीं थी। उसने सुबह उठकर भी रफ़ीक के उसी नंबर पर फ़ोन लगाया था, मगर जवाब फिर वही आया। उसने फ़ौरन गुस्ल ली, कपड़े पहने, बुर्का डाला और घर से निकल गई। आज नामांकन दाखिल करने का दिन था। कॉलेज पर नेताओं के हुजूम और हुड़दंग के अलावा कुछ मिलना नहीं था, इसलिए उसने कार्यालय का रुख ये सोचकर किया कि यदि संजय नहीं तो शायद बिरजू ही वहां मिल जाए। हालांकि अनुपम राय के लड़कों और उसके भाई द्वारा उसे कार्यालय जाते देख लेने की संभावना उसे थी, मगर पहले दिन कार्यालय आई उज़्मा और आज कार्यालय आ रही उज़्मा में अंतर प्रेम का था।
प्रेम जो किसी भी डर, किसी भी भय, किसी भी दुर्भावना से ऊपर है। कार्यालय पहुंची तो उसकी आशा के विपरीत कार्यालय संजय और बिरजू दोनों ही मौजूद थे और परेशान दिख रहे थे। रिक्शा से उतरते हुए वह थोड़ा हिचकिचाई, मगर संजय ने रिक्शा को आगे तक जाने का इशारा किया तो उज़्मा को थोड़ा ठाटस बंधा। रिक्शा वाले ने रिक्शा ठीक कार्यालय के सामने खड़ी कर दी। उज़्मा चुपचाप उतरकर पैसे के लिए मुड़ी, तब तक कि बिरजू ने पैसे देकर रिक्शा वाले को चलता कर दिया। उज़्मा पहले कार्यालय में प्रविष्ट हुई, उसके पीछे संजय घुसा। संजय को देखकर उज़्मा अपनी भावनाओं को न रोक पाई और फूट फूट कर रोने पड़ी। संजय ने उसे रोते देखा तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। वह पहले ही रफ़ीक की गुमशुदगी से परेशान था, ऊपर से उज़्मा का रोना उसे और परेशान कर गया। उसने फिर भी खुद पर नियंत्रण कर उज़्मा से कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? भैया, कल से उनका फ़ोन नहीं लग रहा, सिसकते हुए ही उज़्मा ने कहा, जिस पर संजय को ऐसी स्थिति में भी हंसी आ गई। इसलिए रो रही हो? हमें देखो, आज उसे नामांकन भरने जाना है और पता ही नहीं कहाँ पे पी के गिरा है। हम रो रहे हैं क्या? वो पीते हैं? उज़्मा की तकलीफ ही अब दूसरी हो गई। संजय ने गुस्से में गलत बात कह दी। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है तो उसने फौरन बात संभाली। मेरा मतलब है कि ऐसे बेहोशी में तो पी के सोने वाला भी नहीं सोता। फ़ोन भी बंद, इतने दिनों की तैयारी है, आज पर्चा भरना है, अचानक पता नहीं कहाँ गायब है। खैर तुम चिंता ना करो, हम पता करते हैं। चिंता की ही बात है भैया, चिंता कैसे ना करें? उज़्मा ने गंभीर होकर कहा। कुछ कहना चाहती हो? कहो बिना कुछ छुपाए। संजय को उज़्मा के आने से कुछ अनिष्ट का आभास तो हो ही गया था। कल रात 8 बजे के आसपास उनका मैसेज आया था, ओके, बस यही मुख्तसर सा मैसेज। उज़्मा ने कहा। कहाँ है मैसेज? बिरजू ने अब की आगे बढ़कर पूछा। मैंने डिलीट कर दिया भैया, घर के लोग मोबाइल देखते रहते हैं, उज़्मा ने कहा। तो ऐसा क्या है उस मैसेज में? भैया, अव्वल तो उन्होंने आज तक कभी मैसेज नहीं किया, मैंने ही मना कर रखा था। जब भी बात या मैसेज करना होता था तो मैं ही करती थी, और फिर मैसेज भी ऐसा किया जैसे मेरी किसी बात से जवाब दे रहे हों, जबकि मैंने उन्हें कल कोई मैसेज नहीं किया था। उज़्मा ने रुआसी आवाज़ में ही कहा। अच्छा, तुम क्या सोच रही हो? संजय ने पूछा। यही कि कहीं मेरे मोबाइल से किसी और ने उन्हें मैसेज तो नहीं किया था। और उज़्मा ने डरते हुए अपने मन की बात कही। और संजय ने पूछा, और कहीं वह किसी खतरे में तो नहीं है? उज़्मा का डर उसकी आवाज़ में आ गया था। और तुम्हारे मोबाइल से मैसेज कौन कर सकता है? संजय ने पूछा, जिसका उज़्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। संजय समझ गया कि उज़्मा जवाब देना नहीं चाहती। अब्बू? संजय ने इशारा कर जानने की कोशिश की। नहीं नहीं, उज़्मा ने जल्दबाजी और विश्वास से कहा। कल रात तुम्हारे अब्बू कहाँ थे? संजय ने फिर पूछा। अब्बू तो 7 बजे बाजार से लौटने के बाद घर पर ही थे, लेकिन इसरार कल काफ़ी देर से घर लौटा, उज़्मा ने धीमी आवाज़ में कहा। कितने बजे? लगभग 11 बजे, उज़्मा ने धीमे से कहा, जैसे वे ही कोई पाप कर रही हो। अरे यार, कहते हुए संजय सिर पकड़कर बैठ गया। क्या हुआ भैया? बिरजू दौड़कर संजय के पास पहुंचा। मियाँ अगवा हो गए हैं, संजय ने परेशान होते हुए ही कहा। संजय के इतना कहते ही बिरजू की आंखें पथरा गईं। वह धम से कुर्सी पर बैठ गया और उज़्मा की आंखें भी उसी भय से भय चली जो वह जानती तो थी मगर अपनी जुबान पर लाना नहीं चाह रही थी। संजय को खुद को और इस स्थिति को भी नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लड़के कॉलेज पर जमा होने लगे थे, नामांकन की सीमा भी नियत थी और निकलती जा रही थी। ऐसे में रफ़ीक का गुम हो गंभीर मसला था।
ऊपर से उज़्मा का रोना भी कुछ सोचने नहीं दे रहा था। थोड़ी देर तक यूं ही परेशान परेशान घूमने के बाद अचानक ही संजय ने उज़्मा से पूछा, थोड़ी देर यहीं रह सकती हो? कितनी देर? उज़्मा ने धीमे से ही कहा। हो सकता है शाम तक, संजय ने कहा, जिसे सुनकर उज़्मा थोड़ा तो हिचकिचाई मगर फिर दृढ़ता से कहा, घर पर कह के तो नहीं आई, मगर इससे अगर उनका कोई संबंध है तो ज़रूर रुकूंगी। संजय ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फौरन बाहर निकल गया। बिरजू को ताकीद दी कि कोई भीतर नहीं आए। बाहर निकलते ही उसने अपने मोबाइल से उज़्मा के पिता मुस्तकिम हसन साहब को फ़ोन लगाया। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम संजय जी, हसन साहब ने अरुचि से ही कहा। अरे हसन साहब, दूल्हा मियाँ को कहाँ भेज दिए? कहाँ काजी साहब हलकान हुए जा रहे हैं? क्या मतलब? हसन साहब ने आश्चर्य मिश्रित क्रोध से कहा, मतलब इसरार मियाँ रफीक को शेरवानी दिलवाने किस शोरूम में ले गए हैं? क्या बकवास है ये? हसन साहब ने चिल्लाते हुए कहा। ओह, क्षमा कीजिएगा, लगता है आपको कुछ बताया नहीं, डर गए होंगे शायद। खैर, आज रफीक और उज़्मा का निकाह है। इसरार मियाँ कल रात से ही दूल्हा लेकर गए हैं, अब तक नहीं लौटे हैं। यहाँ दुल्हन भी परेशान है। आप ऐसा? संजय से अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि हसन साहब ने फ़ोन पटक दिया। संजय जानता था कि हसन साहब फ़ोन पटक ही देंगे। संजय ये भी जानता था कि हसन साहब दोबारा फ़ोन फ़ौरन ही करेंगे, मगर इससे पहले वे अपने घर में उज़्मा की खोज करेंगे। संजय की उम्मीद ठीक थी। उज़्मा की खोज करने के बाद हसन साहब ने फ़ौरन फ़ोन किया और चिल्लाते हुए बोले, देख लौंडे, हद तक तेरी कारगुजारियां बर्दाश्त की। मेरी बेटी मेरी सास है, अगर वह शाम तक घर नहीं आई तो। मेरा दोस्त मेरी आस है हसन साहब, और शाम तक का वक्त मेरे पास नहीं। अपने बेटे से पूछिए, और अगर फिर भी वो ना माने तो लखनऊ में अपनी पहचान लगाकर झुन्नू भैया से पूछिए। 3 बजे से पहले पहले रफ़ीक मेरे पास होना चाहिए। और अगर फिर भी आप नहीं ढूंढ पाए तो कभी कोई बात नहीं, रात वलीमा खाने ज़रूर आइएगा। दूल्हा हम खुद ढूंढ लेंगे। निकाह तो आज ही होगा। कहते हुए संजय ने फ़ोन रख दिया। सैयद मुस्तकिम हसन मामूली आदमी नहीं थे, और फिर उनकी इज्जत तो उनसे भी ज़्यादा गैर मामूली थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वह भी बेटी के चूनर से ही बंधी थी। बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी, और चूंकि झुन्नू भैया खुद भी उन्हें यह बात बता चुके थे कि रफ़ीक नामांकन नहीं भर पाएगा, सो उन्हें पूरा विश्वास था कि रफ़ीक की अगुवाई में झुन्नू भैया का ही हाथ था। सो हसन साहब ने उनसे काफ़ी मिन्नत हुज्जत की। झुन्नू भैया सीधी उंगली से मानने वाले जीव नहीं थे, सो वे नहीं माने। अंत में हारकर हसन साहब को उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। हसन साहब का कद, हैसियत और रुतबा तीनों इतना तो था कि प्रदेश के अल्पसंख्यक गलियारों में उनकी बैठ थी। लखनऊ फ़ोन घुमाने की देरी थी। झुन्नू भैया की विधायकी के टिकट पर खतरा मंडराने लगा, और फिर एक गाड़ी रफ़ीक को जगदीशपुर हॉस्पिटल के पास उतार कर तेज़ी से निकल गई। रफ़ीक की स्थिति ठीक नहीं थी। वह पैदल चला आ ही रहा था कि कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसे देख लिया। इस बात की परवाह न करते हुए भी कि वह चोटिल और थका हुआ था, लड़के उसे कंधे पर बिठाए हुए सीधा नामांकन कक्ष तक ले आए। संजय को जैसे ही ये पता चला, वह दौड़ता हुआ कॉलेज पहुंचा। रफ़ीक की हालत देखकर उसका गला रुंध गया। फिर भी रफ़ीक की मुस्कुराने की चेष्टा को देखते हुए वह बोला, ससुराल वालों से ज़्यादा सेवा ले लिए हो मियाँ। रफ़ीक ने उसकी बात पर हंसने की कोशिश की, मगर हंस नहीं पाया। दर्द उसकी आंखों में उतर आया। उसके नाम की प्रस्तावना करने को बसंत राजभर था ही। उसने नाम की प्रस्तावना वाले कॉलम में हस्ताक्षर किए। रफ़ीक की चोट की वजह से बाकी फॉर्म भी उसने ही भर दिए। रफ़ीक ने बस जहाँ जहाँ ज़रूरी था हस्ताक्षर कर दिए।
समर्थकों ने फिर रफीक को उठा लिया। लड्डू बांटे गए। रफीक को यूं ही उठाए हुए कार्यालय तक पहुंचा दिया गया। रफीक कार्यालय पहुंच गया। उज़्मा शाम से बहुत पहले ही घर पहुंच गई। झुन्नू भैया का प्रत्याशी अनुपम राय सुबह की नामांकन कर चुका था। 3 बजने से थोड़ा पहले पहले ही नामांकन कार्यालय खाली हो गया था। नामांकन अधिकारी बस नियत समय खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। संजय भी तो इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। वह अंतिम क्षणों में एक बार फिर नामांकन कक्ष पहुंचा तो वह अकेला नहीं था। उसके साथ अनुपम राय का हमनाम अनुपम राम भी था, जिसकी छात्रवृत्ति का पैसा अनुपम राय दबाए बैठा था। नामांकन अधिकारियों को आश्चर्यचकित देख संजय ने कहा, गुरुजी, अभी तो टाइम है। हाँ, मगर कुछ ही वक्त बचा है। बहुत है गुरुजी। ये है अनुपम राम, निर्दलीय। इसके नाम की प्रस्तावना मैं करता हूँ। संजय का मंतव्य समझकर नामांकन कर्मचारी हंसे। फॉर्म निकाल कर देते हुए उन्होंने कहा, साम दाम दंड भेद सब खेल लोगे संजय, नहीं क्या? संजय ने फॉर्म में प्रस्तावक की जगह पर हस्ताक्षर किए और बाकी फॉर्म उस लड़के की तरफ सरकाते हुए नामांकन अधिकारी के सवाल पर मुस्कुरा दिया। रण अब तय था। रणभेरी बजने की देर थी। आखिरी गांव का अफसर था और यही बात संजय को खाई जा रही थी। वह ये बात तो भांप गया था कि कुछ ऐसा जरूर है जो उसकी दृष्टि में नहीं है, मगर बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसा जो उसके तमाम कोशिशों के बावजूद उसके इरादों पर पानी फेर सकता है। उसे आज बिरजू का इंतजार था, जिसे उसने छात्रवृत्ति वाले लड़कों की लिस्ट लाने भेजा था। वह उसी के इंतजार में था और सिविल लाइंस की ओर से अपनी मोटरसाइकिल से गुजर रहा था कि उसने डाक साहब को सड़क पार करते हुए देखा। उसे चूंकि जल्दी थी इसलिए वह आगे निकल गया, मगर अचानक ही उसे कुछ ध्यान आया। उसने गाड़ी मोड़ ली। डाक साहब सड़क पार कर अब सड़क किनारे जमी बालू को पांव से मारते आगे बढ़ रहे थे। संजय ने उन्हें देखकर मोटरसाइकिल रोक दी। पैर छू के प्रणाम डाक साहब, संजय ने कहा। अरे मरहटे, कहाँ जा रहा है? आप ही के पास आ रहा था डाक साहब। मुझे पता था कि तू जरूर आएगा। अब नहीं आएगा तो कब आएगा? चाय पिएंगे? संजय ने पूछा। पिलाएगा? आइए बैठिए, कहकर संजय ने डाक साहब को मोटरसाइकिल पर पीछे बिठा लिया। मोटरसाइकिल थोड़ी देर चलकर ही एक चाय की दुकान पर रुकी। संजय ने शीशे के गिलास में 2 चाय उठा ली और एक चाय डाक साहब को दे दी। डाक साहब, एक बात जाननी थी, संजय ने पूछा। बिस्कुट देगा तो बताऊंगा। डाक साहब ने सीधी बात की। संजय मुस्कुरा उठा। उसने दुकान पर आगे रखे मर्तबान से 2 नान खटाई निकालकर डाक साहब को दे दी। हाँ, अब पूछ, डाक साहब ने चाय पीते हुए कहा। डाक साहब, गुलाम कादिर खान को इतना विश्वास कैसे था कि वह लाल किले में घुसकर कब्जा भी कर लेगा? संजय ने पूछा। मुस्कुरा दिए डाक साहब। उन्होंने कहा, तुझे अब भी गुलाम कादिर खान के शातिरपने पर शक है मरहटे? नहीं डाक साहब, बस ये जानना था कि फौज को हरा देना एक बात है और लाल किले में बेधड़क यूं घुस जाना जैसे वहां उसे कोई खतरा ही नहीं, दूसरी बात है। उसे कोई खतरा क्यों नहीं लगा डाक साहब? संजय ने पूछा। क्योंकि वह लाल किले गया ही नहीं था। लाल किले में उसे बुलाया गया था। भीतर घात पहले से ही मौजूद था। भीतर मलिका-ए जमानी पत्नी थी शाह आलम की, मगर उन्हें शाह आलम से बदला लेना था। रंजिश थी अपने पति से ही। उसी ने गुलाम कादिर के रास्ते आसान बनाए थे। डाक साहब ने चाय में बिस्कुट डुबाते हुए कहा। समझा, लेकिन यहाँ ऐसा कौन है जो अनुपम राय की राह आसान बना रहा है? संजय ने खुद से ही कहा। कोई तो है यहाँ भी, मलिकाए जमानी पता कर, जिससे इससे फायदा होने वाला है। हाँ, कोशिश करता हूँ डाक साहब,
संजय ने डाक साहब का खाली गिलास अभी उनके हाथ से लिया ही था कि उसे बिरजू और रफीक दूसरी गाड़ी से आते दिखाई दिए। भैया, कुछ गड़बड़ है, भारी गड़बड़। बिरजू दौड़ता हुआ सीधा संजय के पास आया। क्या हुआ, ये देखिए, कहते हुए बिरजू ने संजय के आगे एक कागज खोल दिया। संजय ने 2 मिनट तक कागज को देखा और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। रफीक उसकी मुस्कुराहट का अर्थ पहले से ही समझ रहा था। संजय ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए डाक साहब से कहा, धन्यवाद डाक साहब, घुसपैठिया मिल गया। डाक साहब बहरहाल आखिरी नान खटाई पर ही ध्यान लगाए रहे। संजय, रफीक और बिरजू तीनों कार्यालय की ओर निकल पड़े। सिटी पीजी कॉलेज, शहर का सबसे नामी कॉलेज। चुनाव तो हर कॉलेज में ही होता है, मगर जो रुतबा, जो सम्मान सिटी कॉलेज के अध्यक्ष का है, वे सीधा उसके लिए पहले जिला पंचायत और फिर विधायकी का मार्ग प्रशस्त करता है। सो कोई आश्चर्य नहीं है कि इसी कॉलेज ने सबसे ज्यादा नेता पैदा किए हैं। सो कोई आश्चर्य नहीं है कि इसी कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा धांधलियां भी होती हैं, घोटाले भी होते हैं। संजय ने अपनी मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाई। रफीक उसके साथ ही प्रिंसिपल के चैम्बर तक जाना चाहता था, मगर वह बाहर ही मिल गए छात्रों से घिर गया। छात्रों ने उसे घेर कर अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दी। संजय बहरहाल प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में पहुंच गया। गुरुजी प्रणाम, संजय ने घुसते ही कुर्सी खींच कर बैठते हुए कहा। संजय आज बहुत व्यस्तता है, विश्वविद्यालय से एक दल आने वाला है, उन्हीं के लिए रिपोर्ट वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने संजय को टालते हुए कहा। घबराइए मत गुरुजी, क्यों अब इसके बाद आप व्यस्त नहीं रहेंगे, इत्मीनान ही इत्मीनान रहेगा। और चलिए, अच्छा ही है कि विश्वविद्यालय से कोई टीम आ रही है, उन्हीं के सामने समाचार पढ़ते हैं। कैसा समाचार? प्रिंसिपल ने अनमने से कहा, जिसके जवाब में संजय ने प्रिंसिपल की आंखों में देखते हुए ही पॉकेट से एक पर्चा निकाला और कहा, ये गुरुजी आने वाले कल के अखबार का मसौदा है, हमें कहीं से मिल गया तो सोचा आपको पढ़कर सुना दें। शीर्षक है, छात्रवृत्ति घोटाला, सिटी पीजी कॉलेज का प्रधानाध्यापक गिरफ्तार, फर्जी नाम से दाखिला करा दिलाते थे छात्रवृत्ति। संजय ने जैसे ही शीर्षक पढ़कर प्रिंसिपल का चेहरा देखा, उसने पाया कि प्रिंसिपल का चेहरा बजाहिर उतर गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित डर तैरने लगी। संजय ने फिर पुर्जे पर नजर गड़ाई और पढ़ता गया। राज्य में नासूर की तरह फैल रहे छात्रवृत्ति घोटाले की जद में आज जनपद का सिटी कॉलेज भी आ गया। छात्रवृत्ति घोटाले में कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री दुर्गा शंकर अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की जांच ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि कॉलेज को पिछले 2 साल में 600 छात्रों को 1.5 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के नाम पर दिए गए हैं। एसआईटी ने छात्रों के मोबाइल नंबर और कागजात का मिलान किया तो सामने आया कि जिनके नाम से छात्रवृत्ति ली गई, ऐसे कुल 612 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई, जो दरअसल छात्र ही नहीं हैं, बस उनका नामांकन महाविद्यालय में है। उनके कॉलेज में दाखिले की फीस एक ही खाते से आती है। दरअसल इस नाम के लोग तो हैं, मगर वह छात्र नहीं हैं। उनका प्रवेश 2 तरफा फायदे के लिए किया जाता है। ऐसे छात्र चुनाव में उस दलाल के प्रत्याशी को एक मुश्त वोट देते हैं जिसने इनका एडमिशन कराया है। साल के अंत में इन्हें छात्रवृत्ति की राशि इनके द्वारा दिए गए बैंक खातों में ऑनलाइन भेजी जाती है। जांच के बाद ये भी पता चला है कि निश्चित रकम रखकर ये सारे विद्यार्थी बची हुई रकम निकालकर दलाल को दे देते हैं, जो वह पैसा प्रधानाचार्य तक पहुंचा देता है। इस धनराशि की बाबत एसआईटी ने प्रिंसिपल से पूछा तो वे जवाब नहीं दे पाए। पुलिस को फिलहाल उस दलाल की तलाश है। कहते हुए जब संजय ने सिर उठाकर देखा
तो पाया कि प्रिंसिपल का चेहरा फक पड़ गया है। वे कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। ये देखकर संजय ने ही कहा, कल डाक साहब ने कहा था कि भीतर के घुसपैठिए से ही खतरा है। वे बात अब समझ आई है। गुरुजी, ये वही 600 वोट है ना जो हर साल हार जीत का फैसला कर देते हैं। संजय की बात का कोई जवाब प्रिंसिपल के पास नहीं था। वे कुर्ते में से रुमाल निकालकर पसीना पोंछने लगे। फौरन ही उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने जल्दी से टेबल पर रखा फ़ोन उठाने की कोशिश की। संजय ने उनका हाथ पकड़ लिया। गुरुजी, राज्यव्यापी धर पकड़ चल रही है। आपके दलाल झुन्नू कुछ न कर पाएंगे। अपने पजामे में रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल जाएंगे और पजामे से बाहर हुए तो जान से। आप तो जानते हैं कि ये झुन्नू जैसे दलाल किसी के नहीं होते हैं। नेताजी सबसे पहले आपको ही साफ करवा देंगे। कहते हुए संजय ने हाथ छोड़ दिया। प्रिंसिपल साहब धम से कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर तक खामोशी से पेंसिल से टेबल खुरचने के बाद प्रिंसिपल साहब ने कहा, देखो संजय, तुम हमारे बेटे जैसे हो। जी बिल्कुल। तो बेटे को आशीर्वाद स्वरूप वे 600 आईडी कार्ड दे दीजिए। इस दफ़े हम संभाल लेंगे। अगले साल आप रिटायर होने वाले हैं। मन से लालच निकालिए। बेटा, इस साल बचा लो, मेरा ग्रेजुएटी और पीएफ का पैसा फंस जाएगा। अरे आपको ग्रेजुएटी और पीएफ की चिंता है? आप फंस जाएंगे उसकी चिंता कीजिए। जिला जब थूकने पर आता है तो देह और मुंह में फर्क नहीं करता। 7 पुश्त तक कलंक गिन देगा आपके। संजय ने थोड़ा और डर बढ़ाते हुए कहा, बचा लो बेटा, अब की बार बचा लो। प्रिंसिपल साहब ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। तो लाइए आईडी कार्ड। संजय ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। प्रिंसिपल साहब उठे और सामने की अलमारी खोलते हुए एक भरी हुई पॉलिथीन निकालकर संजय के हवाले कर दिया। संजय ने पॉलिथीन खोलकर देखा और मुतमईन होने के बाद कहा, गुरुजी, डुप्लीकेट आईडी तो नहीं रखे हैं अपने पास? नहीं संजय, उसकी ज़रूरत नहीं थी। प्रिंसिपल साहब ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि तोते की गर्दन अब संजय के हाथ में थी। भरोसा कर रहे हैं? इलेक्शन के पहले तक डुप्लीकेट बनवाने का विचार भी मन में आए तो मन में मार लीजिएगा। झुन्नू का डर है मुझे, उससे क्या कहूँगा? प्रिंसिपल साहब ने अपना डर बताया। मठाधीशों का वक्त खत्म है अब, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। खैर, आपसे तो 2 दिन पहले ही मांगेंगे वो। कह दीजिएगा चूहे खा गए। कहते हुए संजय निकलने को ही था कि रफ़ीक कमरे में घुस आया। क्या हुआ नेता? रफ़ीक ने संजय से पूछा। गुरुजी, अध्यक्षी जीतने का आशीर्वाद दिए हैं झोली भर के। आशीर्वाद लो। संजय ने जैसे ही कहा, रफ़ीक आगे की ओर बढ़ा, मगर प्रिंसिपल साहब ने उससे भयभीत होकर उसे रोक दिया। बस बस, ठीक है, मुबारक हो। महाविद्यालय की सेवा कीजिए, इस साल आप ही। संजय और रफ़ीक दोनों बारी बारी से प्रिंसिपल के चैम्बर से बाहर निकल गए। मतदान किसी भी स्तर का क्यों न हो, रोचक होता है। छात्र संघ का मतदान छात्र नेताओं के लिए जीवन मरण का प्रश्न भले ही हो, सामान्य छात्रों के लिए ये किसी रंगशाला के कार्यक्रम की तरह ही होता है। जहां कला मंत्री के प्रत्याशी की कला क्षमता महज लड़की की वेशभूषा धारण कर छात्रों को लुभाकर वोट मांग लेने की है, जहां महामंत्री पद का प्रत्याशी छात्रों के आने के रास्ते में ठीक उसी तरह जमीन पर लौट रहा होता है जैसे वह किसी प्रेत के वश में हो। खेती की जमीन बंधक रखकर छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाले बाकी भी हैं, तो विचारधारा की बहस पर रोटियां सेकने वाले वीर भी। मतदान का दिन सामान्य छात्रों के लिए उस मेले जैसा है जहां हर दुकानदार उन्हें मुफ्त सेवा देने को तैयार है। लड़के भी किसी दुकानदार को मना नहीं करते। सभी को हाँ हाँ करने के बाद वे मत उसी को देते हैं जिसे उन्हें देना है।
8 दिन में थका देने वाले चुनाव प्रचार, गांव-गांव की दौड़, छात्रों से मिलने और विशेष स्थानों में आयोजित भाषणों के बाद छात्र लोकतंत्र का वह दिन भी आ गया जिसके लिए तैयारियां साल भर से हो रही थीं। परीक्षा का दिन। परीक्षा की तैयारी चाहे कितने लगन से ही क्यों न की गई हो, परीक्षा का मनोविज्ञान आपको निश्चिंत नहीं होने देता। एक अजीब किस्म का डर, उत्कंठा सिर से पांव तक सारी तारी रहता है। सिटी कॉलेज में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए हालांकि 9 प्रत्याशी मैदान में थे, मगर ये तय था कि लड़ाई सीधी है, 2 लोगों के बीच। एक तरफ अनुपम राय और दूसरी तरफ रफीक। चुनाव पर्यवेक्षक, मतगणना अधिकारी तथा अन्य अधिकारी भी अपने अपने कार्य में मुस्तैद थे। तय समय पर जब मतदान शुरू हुआ तो गेट में घुसने से पहले अनुपम राय और रफीक के समर्थकों में थोड़ी बहस हुई, थोड़ी रगड़ हुई, मगर फिर मौजूदा पुलिस बल ने बात संभाल ली। मतदान के बढ़ने के साथ ही फर्जी वोटरों की धरपकड़ भी चल रही थी। एक आध बार अनुपम के समर्थकों ने जानबूझकर दूसरी ओर झगड़े के लिए, ताकि पुलिस बल उधर की ओर खिसक जाए। फर्जी वोटर्स फर्जी आईडी कार्ड के साथ धक्का मुक्की में भीतर दाखिल हो जाएं, मगर ऐसी स्थिति में संजय और उसके साथ खड़े लड़कों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। तनाव एक दफा फिर तब बढ़ा जब किसी लड़के ने हवाई फायरिंग कर दी। मतदान ऐसी स्थिति में थोड़ी देर बाधित हुआ, मगर फिर शुरू हो गया। नेताओं के गिड़गिड़ाने, लौटने, रोने और चिल्लाने के मध्य ही लगभग 3 बजे मतदान कार्य संपन्न हो गया। भविष्य मतदान पेटी में कैद हो गया था। साल भर की गई मेहनत अब कागज की पर्चियों के गिने जाने की मोहताज थी। थके हुए जीवंत लोग अब ठौर तलाश कर कंधों को आराम दे रहे थे। मतदान अधिकारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के लिए निकल गए थे। मतदान कार्य संपन्न होते ही अनुपम राय, रफीक समेत अन्य प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ अपने अपने कार्यालय पहुंच गए, जहां भोजन की व्यवस्था थी। संजय मगर बिरजू के साथ कॉलेज पर ही रुककर प्रत्याशियों द्वारा फैलाए गए पंफलेट, पर्चे, कागज की टोपियां इत्यादि से फैली गंदगी साफ करता रहा। लगभग 2 घंटे तक कॉलेज साफ करने के बाद संजय भी बिरजू संग खाना खाने आ गया। शाम 6 बजे जब छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव का निर्णय सुनाया जाना था, पुलिस की विशेष व्यवस्था थी। किसी भी तरह के असलहे या का निषेध था और इस बात की व्यवस्था पुलिस ने की थी कि कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की गड़बड़ी ना करे। ठीक 6 बजे अधिकारी ने नतीजे की घोषणा की। तीसरे नंबर पर हैं अनुपम राय, सुपुत्र जीवन राम, 670 वोट। ये नाम सुनते ही झुन्नू भैया और उनके प्रत्याशी अनुपम राय को लकवा सा मार गया। ये मेरा नाम गलत क्यों पुकारा जा रहा है? मेरे पिता का नाम भी गलत है। वह भी चिल्ला ही रहा था कि पीठासीन अधिकारी ने दूसरे नाम की घोषणा की। दूसरे नंबर पर हैं अनुपम राय, सुपुत्र श्री जयंत राय, वोट 2020। ये अनुपम राय के वोट थे। अनुपम राय और उसके समर्थक ये सुनते ही उग्र हो गए। उन्हें लगा कि कुछ बेईमानी, कुछ घालमेल हुई है। विजयी प्रत्याशी की घोषणा से पूर्व ही अनुपम और रफीक के गुट में झगड़ा बढ़ गया, मगर अधिकारी ने अनुपम की बात का संज्ञान लेते हुए बताया कि तीसरे नंबर पर जो प्रत्याशी है उसका नाम अनुपम राम ही है और किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। ये संजय की वह चाल थी जिसका अंदाजा रफीक तक को नहीं था। विद्यार्थियों ने जल्दबाजी में बहुत से वोट अनुपम राय की जगह अनुपम राम को डाल दिए थे। लड़के जल्दबाजी में झुन्नू भैया के प्रत्याशी की जगह संजय के प्रत्याशी अनुपम राम को वोट मार गए। एक जैसे नाम ऊपर नीचे होने से अनुपम राय के 600 से ऊपर के वोट कट गए थे। कोई संदेह नहीं था कि विजेता कौन होगा, मगर फिर भी लोग टकटकी लगाए नाम सुनना चाह रहे थे। पीठासीन अधिकारी ने अनुपम राय के हंगामे के बीच ही विजेता के नाम की घोषणा की।
प्रथम स्थान पर हैं रफ़ीक अहमद सुपुत्र सगीर अहमद, कुल 4,617 वोट। इतना सुनना लड़कों में जोश भरने के लिए काफ़ी था। लड़कों ने शोर गुल का पहाड़ उठा दिया और साथ ही बिरजू ने रफ़ीक को कंधे पर उठा लिया। उसके बाद तो रफ़ीक ने कितने कंधे बदले वे गिनती ही नहीं है। समर्थकों का ऐसा घेरा बना कि संजय पीछे छूट गया। संजय पीछे छूट जाना भी चाहता था। वह शांत हो गया था और भी शांत हो जाना चाहता था। इसलिए वह कदम दर कदम पीछे खींचता हुआ हुजूम से बाहर निकल आया और फिर वहाँ से अकेले ही चल पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगी एक आखिरी एपिसोड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।